वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके PDF और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल सभी प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स SFSI? हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? सही जवाब है तमिलनाडु, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी हुआ है, ये चौथा एडिशन है इस इंडेक्स का, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI। इसमें तमिलनाडु पहले, गुजरात दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और ये चौथा सूचकांक है। ये इस तरह का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। इसका राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और गवर्नर अर्थात राज्यपाल RN रवि हैं। FSSAI के बारे में मैंने जैसे बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना अगस्त 2021 में हुआ है और इसके चेयरपर्सन कौन है? रीता टियोटिया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऑप्शन से हम लोग देखते हैं प्रश्न पर ही आधारित कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको आगे परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण होंगे, फायदे करेंगे। चलिए, उत्तराखंड क्यों न्यूज में है? तो हेल्थ केयर के सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड ही बन गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग करेगा और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है भारत का। उत्तराखंड राज्य का राजधानी दो ठो है, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है, एक है गैरसेन और ये समर सीजन के लिए राजधानी इसका होता है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर 2000 में सन 2000 में हुआ है। मुख्यमंत्री वर्तमान में इसके पुष्कर सिंह धामी हैं और वर्तमान राज्यपाल उत्तराखंड के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ये सभी फैक्ट्स इस यहाँ से याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है गुजरात। ये न्यूज में क्यों है? तो ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात। ड्रोन के द्वारा आपकी चिट्ठियां हैं, पोस्ट कार्ड हैं, जो भी हैं भारतीय डाक के द्वारा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वो सभी चीज ड्रोन से डिलीवर करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 1 मई 1960 में हुआ है और इसका राजधानी गांधी नगर है और इसके राज्यपाल अभी कौन है? मुख्यमंत्री पहले देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं इसके आचार्य देवव्रत। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, ये न्यूज में क्यों है? तो पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। एक्चुअली में 2000 के बाद से, सन 2005 के बाद से जितने भी एम्प्लॉई होते हैं सरकार में, सरकारी जॉब पाते हैं, उनको पेंशन मिलने का सुविधा वहां से बंद कर दिया गया। लास्ट में अच्छा खासा अमाउंट एक रिटायरमेंट के रूप में अब मिलता है। तो उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बंद हो गया है चारों तरफ से, लेकिन स्टेट में ये छत्तीसगढ़ क्या किया है? पुनः उस सुविधा को, पेंशन देने वाली सुविधा को शुरू कर दिया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ है। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य से अलग करके, एक अलग भाग करके इसको, इस राज्य का निर्माण किया गया? कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोग को पता है ये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं अभी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल कौन है? तो वो हैं अनुसुईया उइके। ये सभी फैक्ट्स दोस्तों पहले प्रश्न से, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें। लास्ट में इसे शेयर करके अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग केवल लाइक और शेयर कर देंगे, नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरन मैन ट्रायथलॉन। हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो सही जवाब है श्रेयस होसुर। देखिए इनके बारे में, श्रेयस होसुर आयरमैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले ये पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। और आयरमैन ट्रायथलॉन जो है इसका आयोजन इसके आयोजन में इसमें 3.8 किलोमीटर तैरने का, 180 किलोमीटर साइकिल चलाने का और 42.2 किलोमीटर दौड़ना इसमें शामिल था। ये सभी इसको पूरा कर लिए हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। यह उपलब्धि श्रेयस होसुर के द्वारा 13 घंटे 26 मिनट में 5 जून 2022 को जर्मनी के हैम्बर्ग में प्राप्त किया गया। तो हैम्बर्ग कहाँ है, किस देश में है? तो ये जर्मनी में है। ये भी एक अलग से पॉइंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न पर आधारित ऑप्शन के थ्रू कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनिए। शिखर धवन, देखिए प्रश्न जैसे था कि पहले ऐसे कौन है, पहले भारतीय स्त्री पुरुष, इस तरह के प्रश्न है, उसी पर आधारित मैंने ऑप्शन भी हाल फिलहाल से चुन के, इतना है ये आप खुद को समझ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए, शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक चौके लगाने वाले, फोर्थ जो लगाया जाता है, फोर्थ और सिक्स ये होता है। जो लोग बिल्कुल क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं रखते उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा, ये सिक्स की बात यहाँ नहीं है, सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले और ये लगाए हैं 701, जो सर्वाधिक है आईपीएल के इतिहास में। तो सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शिखर धवन। दोस्तों यहाँ पे आईपीएल की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। स्पेशल क्लास आईपीएल से 2022 का जितने भी संभावित प्रश्न और 2008 में पहली बार आईपीएल हुई थी तब से लेकर 2022 तक के सभी अपडेट्स इस क्लास में मैंने करा दिया है। इतने महत्वपूर्ण है कि मैं आपको यहाँ क्या बताऊं, आप इसको जरूर देख लीजिए। इसमें से सभी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर प्रश्न बनेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न उसमें मैंने दिया है 2008 से 2022 के, जो कि निश्चित तौर पर पूछे गए हैं और आगे भी उसको पूछे जाएंगे। तो जरूर इसको देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। टार एजुकेशन का सहयोग कर दीजिएगा, देखिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा क्या क्वालिटी है इस क्लास का। चलिए अब हम लोग देखते हैं रवि दहिया, ये कौन है, न्यूज में क्यों है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले पहले पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये रवि दहिया बन गए हैं। हैट्रिक से कुछ लोग नहीं समझते होंगे, लगातार 3 जीत इस तरह के जो होता है उसी को हैट्रिक कहते हैं। जैसे क्रिकेट में लगातार 3 विकेट, लगातार बिल्कुल 3 बॉल फेंका 3 विकेट ले लिया तो वो हैट्रिक कहा जाता है। तो इसी तरह से हैट्रिक जीत लगाने वाले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में ये पहले पहलवान बन गए हैं रवि दहिया। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय पहलवान है। चलिए अगला है देवेंद्र झझरिया, ये पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झझरिया। तो इनको भी याद रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न से आपको कुछ मिले, मैं उम्मीद करता हूं पसंद आपको आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2022। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब है 180। और इसमें मायूसी वाला बात इसमें यह है कि टोटल 180 देशों का ये सूची था जिसमें भारत नीचे से टॉप किया है, ऊपर से नहीं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, भावनाओं में क्या रखा है। 180 में भारत नीचे से टॉप किया है, अर्थात 180 में 180वां स्थान इंडिया का है 18.9 स्कोर के साथ, जो नीचे से टॉप किया है बिल्कुल। और क्या कहें इसमें, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट, इसका फुल फॉर्म मैं इसको बताता हूँ, एक सेकेंड। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा इसको, इतनी हल्की बात थी, थोड़ा सा यहाँ मिस हो रहा था मैं। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत सबसे निचले पायदान पर है 180वें स्थान पर, जबकि इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। EPI अर्थात इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक विश्लेषण है जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित
सारांश प्रदान करता है। ये तो रही कुछ एक्स्ट्रा बातें। आइए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन से आपको हाल फिलहाल के कुछ रैंकिंग बताता हूँ जो बिल्कुल हाल ही में सब न्यूज में रहे हैं और इससे प्रश्न आपको निश्चित तौर पर अगले एग्जाम्स में बनेंगे। 54वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच हिंदी में कहेंगे, के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में अर्थात ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 54वां है और इसमें जापान पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, स्पेन तीसरे स्थान पर है। किसमें? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। चलिए फर्स्ट रैंक ये किसमें है, कौन है? तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता की सूची में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये अपना इंडिया पहले स्थान पर है। विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता अर्थात फॉरेन रेमिटेंस रिसीवर इसको कहेंगे, अर्थात इसका शॉर्ट में अगर थोड़ी सी शब्दों में बताऊं तो विदेशों से पैसा मंगाने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है और वो पैसा कैसे आता है? तो जैसे इंडिया से मान लीजिए लोग विदेशों में काम करने, जॉब करने जाते हैं, व्यवसाय करने या मजदूरी करने, तो वो लोग जो अपनी प्रॉफिट होती है कमाते हैं वो पैसे भेजते हैं इंडिया अपने घर वालों को। उसी मामले में सबसे ज़्यादा प्राप्त करने में राशि भारत पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 150वां, ये रैंक किसमें है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो यही 150वां है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसमें भारत अपनी पिछली रैंकिंग जो कि 142वीं थी, 142nd, इसमें 8 स्थान गिरकर 180 देशों की सूची में अब हो गया है 150वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। तो ये रहे तीसरे प्रश्न से आपको फैक्ट्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नया प्रबंध निदेशक अर्थात MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी को अगले 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में और चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है और MD इसके आलोक कुमार चौधरी, वही हो गए, चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हो गए। चलिए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग कुछ नई नियुक्तियां इसी प्रश्न पर आधारित, काफी महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी ए मनी मेखलाई ये हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहली महिला प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD एंड CEO बनाई गई हैं। पहली महिला MD एंड CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बनाई गई हैं ए मनी मेखलाई। नेक्स्ट है संदीप प्रधान, इनको हाल ही में SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उन्हीं का नाम क्या है? तो ये संदीप प्रधान है। विनय कुमार सक्सेना, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, इनको हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, विनय कुमार सक्सेना को। इनसे पहले अनिल बैजल थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के उपराज्यपाल, तो वो किसी कारण से अपने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दे दिए थे, तब दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। चलिए ये रहे चौथे प्रश्न से सभी फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। ऑन विच डे वर्ल्ड ओशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 8 जून। 8 जून को महासागरों के महत्व, रोजमर्रा में जिंदगी में महासागर की प्रमुख भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस अर्थात वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस की अवधारणा पहली बार 1992 में रियो डो जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण इसका थीम है विश्व महासागर दिवस 2022 का थीम विषय क्या है? तो पहले हिंदी में देख लीजिए, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो आपको इंग्लिश में इसको जरूर याद रखना चाहिए। थीम है इसका इंग्लिश में देखिए, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। यूनाइटेड नेशन के पहल पर यह मनाया जाता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका USA के न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन से कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये 7 जून को क्या मनाया गया? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? 7 जून को।
5 जून को क्या मनाया गया है? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून को। महत्वपूर्ण है इसका थीम, विषय क्या है? तो वो है ओनली वन अर्थ, ये इसका थीम है, अर्थात केवल एक पृथ्वी। इसका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का थीम है। 6 जून को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। रूसी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र में 6 मुख्य रूप से भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 6 मुख्य भाषा वो कौन कौन सा है? तो वो है, सुन लीजिए अच्छे से, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, रसियन और स्पेनिश। ये सभी 6 भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा है, जिसमें से वही रूस का जो रूसी भाषा है, ये इसका दिवस 6 जून को मनाया जाता है। 6 भाषाएं जो मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में प्रश्न उससे कई बार बन चुके हैं। पुनः सुन लीजिए वो सभी भाषाएं, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ये 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा है। चलिए आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिस्टेड हैं महत्वपूर्ण, आप बने रहिए। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर बैंकिंग वालों के लिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो दर अर्थात रेपो रेट बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 4.90% कर दिया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर अब पहले था 4.40, अब ये हो गया 4.90 कर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति को रोकने का एक प्रयास है। इसको बढ़ाने से क्या होता है? रेपो रेट, तो इसमें क्या होता है कि रेपो रेट बढ़ा देने से बैंक जो है जो लोन लेते हैं वो लोन थोड़ा महंगा हो जाएगा, जिसके कारण बैंक आरबीआई से पैसे कम लेंगे, और कम लेंगे तो बाजार में पैसे की थोड़ी किल्लत आएगी और ईएमआई आपका इंस्टॉलमेंट ये बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा कि बाजार से पैसे खींचकर फिर आरबीआई के पास चला जाएगा और मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। इस पर हम लोग विशेष स्पेशल क्लास करेंगे, उसमें एक एक चीज़ आपको ये सभी रेट के बारे में परिभाषा के साथ मैं बताऊंगा काफ़ी अच्छे से। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार सुनेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए उनको याद रहेंगे ये सब। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दर और हैं, देख लीजिए। जैसे कि रेपो रेट तो हो ही गया 4.90, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो पैसे आरबीआई में यदि जमा कर देते हैं तो आरबीआई जो है उस बैंक के पैसे पर ब्याज देता है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर और एमएसएफ अर्थात सीमांत अस्थायी सुविधा, ये दर है 4.65%। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात, ये है 4.5%। अस्थायी जमा सुविधा अर्थात एसडीएफ रेट क्या है? 4.15%। एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ये कितना है? तो एसएलआर रेट 18% है। चालू वित्त वर्ष में आरबीआई ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए जीडीपी भारत का पूर्वानुमान 7.2% लगाया है। आरबीआई की चर्चा हुई है तो आरबीआई के बारे में देखिए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के हैं। डिप्यूटी गवर्नर कौन है? तो महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए 2022-23 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया है? 7.5%। ये पूर्व अपने अनुमान से घटाकर इतना किया है विश्व बैंक ने, यही बात मैंने यहाँ भी लिखा है। वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास यूएसए से हैं। वाइस प्रेसिडेंट जुनैद कमाल अहमद और ये बांग्लादेश से हैं। अर्थात उपाध्यक्ष कौन है? तो जुनैद कमाल अहमद। अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो डेविड मलपास और ये यूएसए से हैं। अब तक ऐसा देखा गया है कि विश्व बैंक के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं सभी यूएसए से ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में 4G वॉइस और डाटा सेवा प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है? तो ये है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो, तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। ऐसा पहली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है जो लद्दाख क्षेत्र में 4G वॉइस और डाटा सेवा प्रदान करेगी। रिलायंस जियो का ये सुविधा वहाँ शुरू हो गया है। चलिए, और यह प्रक्षेपण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों और सैनिकों को खासकर निर्बाध संपर्क अर्थात वो 4G की सुविधा और वॉइस कॉलिंग डेटा का सुविधा मिलने लगेगा। लद्दाख की बात है तो चलिए, लद्दाख की राजधानी लेह है, वहाँ पे उपराज्यपाल अभी कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। ऑप्शन में आपको हो सकता है RK माथुर ऐसे भी मिल जाए, तो उतना तो आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं आप। चलिए
हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य में पूरे हर्षोल्लास से एक सप्ताह तक ये मनाया जाता है शीतल षष्ठी, जो भगवान शिव और देवी पार्वती माता का विवाह का प्रतीक माना जाता है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली बीच विजिल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? बीच का मतलब समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं। कुछ लोग मजे किए होंगे इस बीच पर, वो लोग बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। गोवा सरकार इस जो बीच विजिल ऐप है का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाने का काम इससे होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राजधानी पणजी है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय सेवा कंपनी के द्वारा हर टाइम EMI ऑन टाइम अभियान का शुरुआत किया गया है? ये प्रश्न बहुत पहले टार एजुकेशन के वेबसाइट पर करंट अफेयर्स पेज पर अपडेट हमने किया था, लेकिन यूट्यूब पर इसको लाना मैं भूल गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये आप लोग को यूट्यूब पर भी जानना चाहिए। तो हर टाइम EMI ऑन टाइम ये अभियान कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो फिनसर्व कंपनी बजाज का ग्रुप है, बजाज फाइनेंस ये ऋणदाता कंपनी है। इसी के द्वारा सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए अच्छी वित्तीय आदतों के महत्व और लाभ के बारे में जागरूकता के लिए ये हर टाइम EMI ऑन टाइम अभियान शुरू किया गया है। बजाज फिनसर्व 2017 में इसका फाउंडिंग ईयर है। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के पुणे में है और चेयरमैन राहुल बजाज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द नालयाथिरान कौशल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नालयाथिरान कौशल प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके द्वारा 50,000 कॉलेज छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। MK स्टालिन मुख्यमंत्री, RN रवि राज्यपाल हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का घोषणा किया है? काफी इजी प्रश्न है, कल मैंने बताया था आपको। उम्मीद करता हूँ याद होगा। नहीं याद है तो पुनः क्लास देखिए या गूगल सर्च करके प्रश्न को याद कर लीजिए जवाब के साथ, और कमेंट में निश्चित तौर पर इसका जवाब भी डाल दीजिए। आपका कमेंट भी चैनल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, कमेंट में ज़रूर करें आप। और चलिए तो दोस्तों, और आपको बता दूं टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, उसको जरूर विजिट करिए। लिंक सभी का नीचे प्लेलिस्ट का मैंने दिया है। और स्पेशल क्लास रेलवे, SSC, बैंक, इन सभी का स्पेशल क्लास, टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब जल्द ही शुरू किए जाने हैं। और अन्य टॉपिक वाइज क्लासेज सभी को जरूर देखिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए और टार एजुकेशन का सहयोग करिए। इतना अपेक्षा हम आपसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दीजिए, अब तक नहीं दबाए हैं तो। और अब इसे शेयर करके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और आपका कोई सुझाव है, कुछ बदलाव चाहते हैं क्लास में, तो ये कमेंट में जरूर करें, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और ज़रूर आपकी बातों को ध्यान में रख के अगले क्लास में उसको अमल किया जाएगा और आपका योगदान हमेशा बना रहेगा। तो और ये साथ में इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।